महिलाएं हमेशा दोहरी जिम्मेदारी निभाती हैं। ऐसी ही एक महिला हमारे साथ मौजूद है जो शासकीय विद्यालय में शिक्षिका के पद पर पदस्थ हैं। उन्होंने अपने पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ उन्होंने गौरैया संरक्षण को लेकर अपना वर्क शुरू किया था और गौरैया संरक्षण के बाद बीज संरक्षण और वृक्षों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाना, उसको लेकर इन्होंने एक कार्य किया है जो एक मिसाल के रूप में कायम है। आइए हम बात करते हैं, इनका नाम है डॉक्टर अर्चना शुक्ला जी से, कि हम बात करते हैं कि मैडम कैसे इस वर्क को कर पाती हैं, क्योंकि आप एक महिला हैं, कैसे इस वर्क को कर पाती हैं, कितना डिफ़िकल्ट है ये? ये काम मैंने 2010 में शुरू किया था और ये मैंने तब शुरू किया था जब मेरी सबसे पहली पोस्टिंग एक गांव करही कला उचेहरा में हुई थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक गैप है जो बच्चों के बीच में, मतलब वहाँ जो गांव के लोग हैं उनको बहुत सारी जानकारियां हैं पर उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाता है, और जो इस बारे में जानते हैं उनको गांव की जानकारियां नहीं है। तो वहाँ बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने के हिसाब से मैंने ये काम शुरू किया था 2010 में। और उसके बाद जब मेरी शहर में पोस्टिंग हुई तो मुझे ये समझ में आया कि यहाँ गौरैया जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। मैंने इसी पे अपना रिसर्च वर्क किया और रिसर्च वर्क करने पे मुझे एनालाइज़ हुआ कि गौरैया को संरक्षित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गौरैया जो होती है वो अपने बच्चों को छोटे छोटे कीड़े खिलाती है और वो कीड़े हमारे ही गार्डन या बालकनी से चुन के खिलाती है। तो अगर वो पक्षी बचा रहेगा तो हमें जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होंगी, और इन्हीं छोटे लार्वाज में वायरसेस और बैक्टीरियाज होते हैं। अभी हम कोरोना जैसा पेंडेमिक ऑलरेडी झेल कर बैठे हुए हैं और हम जानते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट था, तो इसलिए पर्यावरण का संरक्षण बहुत आवश्यक है। उसके बाद आपने बीज का संरक्षण भी शुरू किया था। कोरोना काल में किस तरीके से अपने बीजों का संरक्षण शुरू किया था, किसकी किसकी मदद ली थी इसमें? सेव अ ट्री नाम से एक कैंपेन शुरू किया था, और सबसे अच्छी बात ये कोरोना काल में किया जिस समय मेरे बच्चे अपने गांव में थे, क्योंकि हम एक शासकीय स्कूल है, मेरे बच्चे दो अलग अलग गांव से पढ़ने यहाँ पर आते हैं। तो वहाँ पर हमने सीताफल के बीज बचाने का एक कंपटीशन के फॉर्म में इसको स्टार्ट किया और लगभग 10,500 बीज हम कलेक्ट कर पाए थे। इसके लिए फिर मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सतना DFO सर को अप्रोच किया, राय सर को। तो उन्होंने मुझे सोनौरा नर्सरी में इसको लगाने में मदद की। मेरे बच्चों ने वहाँ पेड़ लगाए और हम लगभग 1,500 से 2,000 पेड़ लगा पाए थे, जो आज अलग अलग जगह शहरों में पार्क्स में लगे हुए हैं। तो दूसरा टारगेट मेरा आम के बीज थे, और आम के बीज में भी जो हमारे यहाँ की आम की वैरायटी है उसको बचाना आवश्यक था। तो इसके लिए मैंने हमारे यहाँ जो नगर निगम कमिश्नर हैं तन्वी हुड्डा मैडम, उन्होंने हमें ये व्यवस्था दी कि हम कचरा गाड़ियों में पूरे नगर से जो बीज हैं उसको कलेक्ट करवा पाएँ। उसमें हमने लगभग 6,000 बीज कलेक्ट किए थे और आज वो मतलब पेड़ में डेवलप हो गए हैं और सोनौरा में लगे हुए हैं। क्योंकि मैडम जिस तरीके से आपने ये वर्क किया है, उसके बाद आपने पौधों को बचाने के लिए इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, कितना समय लगता है QR कोड को जनरेट? ये हुआ कि जो पुराने पेड़ हैं, जैसे हमारे स्कूल में भी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो पुराने पेड़ को बचाना बहुत आवश्यक है। तो ये आया कि इनको बचाना आवश्यक है। इसको लेकर मैंने अपने 9th क्लास के बच्चों के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू किया QR कोडिंग का, जिसमें हम ये कर रहे हैं कि हम पेड़ों पर QR कोड्स लगा रहे हैं। ये QR कोड्स जो है इसमें सारी जानकारी उस पेड़ के बारे में होती है। और कोरोना ने एक चीज़ तो मतलब बहुत अच्छी कर दी है कि लोगों को डिजिटल कर दिया है। तो उसमें ये हो रहा है कि अब हर घर में स्मार्टफोन्स हैं और इन QR कोड्स को स्कैन करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक ऐप की आवश्यकता नहीं होती। नॉर्मल जो ऐप होता है गूगल में ही ऑलरेडी इनबिल्ट है स्कैनर, आप उससे स्कैन कर सकते हैं, तो आपको सारी जानकारी मिल जाती है। इसको लेकर एक बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे छोटे बच्चों की ये है, सतना में नगर निगम के अंडर में 71 पार्क हैं और 71 पार्क में हमें 2,989 पेड़, लगभग 3,000 पेड़ मिले हैं। इन पर हम QR कोडिंग का काम कर चुके हैं। इसके अलावा हमारा जो स्कूल है वहाँ हम QR लगा चुके हैं लगभग 4,000 के आसपास। हमारे पास जो बच्चे शुरू में QR कोड बना रहे थे, लगभग 60 बच्चे थे मेरे साथ, 9th भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ये, और ये इन्होंने QR कोड एज अ प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया था। इनको 20 नंबर का प्रोजेक्ट होता है और मेरे कोर टीम मेंबर जो हैं वो 10 से 15 बच्चे हैं जिनमें काम बटा हुआ है। आप एक महिला हैं, ऐसे में इन कार्यों को कर पाना, परिवार की कैसी समस्याएं थी, परिवार में किस तरीके से दिक्कतें आती थी, फेस कैसे करती थी आप इसको? हर लेडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रॉब्लम्स को फेस करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो वर्किंग हैं वो फेस कर रही हैं, लेकिन वर्किंग शायद दोहरी जिम्मेदारी निभाती हैं। हर महिला में कैपेसिटी होती है, बिकॉज जितनी अच्छी मैनेजमेंट पावर एक लेडी में होती है वो किसी में नहीं होती है। तो इसलिए ये मल्टीटास्किंग की जो एबिलिटीज़ होती है वो वीमेंस में होती है। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आती हैं, फैमिली से भी आती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी आती है, बट जब आप उनको ओवरकम कर पाते हैं तब आप यू कैन सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, तो इट इज़ नेसेसरी देन। जब मैंने ये शुरुआत की थी, मेरा जो 2011 में मेरा पहला बेटा हुआ है और उसके बाद मेरा दूसरा बेटा जो है 2016 में हुआ है, तो डेफिनेटली जब बच्चे बहुत छोटे थे, 1-2 साल के थे, तो बहुत मुश्किल आती थी, पर एक तरफ दिमाग में कहीं ये लगा रहता था। अब मैं उस काम को और अच्छे तरीके से कर पा रही हूँ और सबसे अच्छा होता है ये मेरी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो 60 बच्चों की मेरी टीम है वो हमेशा थी। आप दूसरी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं?
एक महिला डेफ़िनेटली कहीं भी होगी तो वो बहुत सारी मल्टीटास्किंग जो है वो करती है और बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करती है। पर इस दौड़ में कहीं न कहीं आपके अंदर जो कैपेसिटी है, आपके जो ड्रीम्स हैं वो दब जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब आप इतने सारे काम हैंडल कर सकते हैं तो आप डेफ़िनेटली अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर आप खुश होंगे तब आप सबको खुश रख पाएँगे। तो इसीलिए हर महिला को सपने देखने का अधिकार है और उनको पूरा करने का अधिकार है। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर अर्चना शुक्ला, जो शासकीय विद्यालय में पदस्थ हैं, शिक्षिका हैं। इन्होंने कहा कि हर महिला की एक अपनी कैपेसिटी होती है और जब वो खुद खुश रहेंगी तो दूसरों को खुश रख पाएंगी। सतना से ईटीवी भारत के प्रदीप कश्यप, सतना, मध्य प्रदेश।